सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम एक दूसरे टॉपिक के साथ आए हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा है, आपके एडवांस के एग्जाम तक मैं रोज मॉर्निंग एक वीडियो लेके आऊंगा। कोशिश करूंगा रोज मॉर्निंग एक वीडियो लेके आए और काफी अच्छे टॉपिक्स, एकदम रेलेवेंट टॉपिक्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और मेरी पुरानी वीडियोस को बहुत अच्छे से फॉलो करें। शायद ये 17th पार्ट होने जा रहा है। जो पिछले 16 पार्ट्स हैं आप उसको पढ़ेंगे, अगर आप उसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, जिसको आप अपने एडवांस के एग्जाम में अप्लाई करके अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो क्वेश्चन है वो आपको काफी आसान हो सकता है लग रहा हो, बट इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझेंगे। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना मत भूलिएगा, एक्सप्लेनेशन पार्ट इज मस्ट। ओके, तो आज हमने पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिया हुआ है। हालांकि केमिकल काइनेटिक्स से बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते हैं न्यूमेरिकल, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पेपर जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है वो भी बहुत कोई एकदम ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, बट आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, आपके काम का क्वेश्चन है। अगर आपको पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में थोड़ा भी डाउट है तो आप इसको देख सकते हैं। अगर डाउट ना हो फिर भी देखें, कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही आपको, पक्का है। ठीक है, भले आप जितनी भी अच्छी जगह से पढ़ रहे हो, आप मेरी हर वीडियो देखेंगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को निश्चित मिलेगा। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन आप कर लिया होगा आपने। मैं थोड़ा सा आपको पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ना थोड़ा एक अंदाजा देता हूँ पहले, फिर इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। तो अगर आपने पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं पढ़ा है तो समझें इसमें क्या होता है। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है कि आपके पास ए है और ए जो है ना वो दो चीजों में कन्वर्ट हो रहा है साइमल्टेनियस, पैरेलली वो दो चीजों में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो बी में हो रहा है, सी में हो रहा है। मैं जनरल केस लेता हूँ, इधर एम ले लेता हूँ, इधर एन ले लेता हूँ, स्टोइकियोमेट्री। तो अब ए जो है वो यूज हुआ बी बनने में, ए जो है वो यूज हुआ सी बनने में विद सम रेट कांस्टेंट्स। ये K1 रेट कांस्टेंट, K2 रेट कांस्टेंट के साथ ये बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं मान लूं कि ए जो है टोटली जो यूज्ड हुआ वो हुआ मान लो x, टोटली यूज्ड, क्योंकि उधर भी यूज हुआ इधर भी यूज हुआ, टोटली यूज्ड x मोल्स यूज हुआ मान लो। ठीक, शुरू में A नॉट था, x मोल्स यूज हुआ। अच्छा, B मान लो y, my बना, ये बना my बना B, और ये C जो बना वो बना nz। स्टोइकियोमेट्री को ध्यान रखते हुए 1 से n बनता है। तो अगर मैं बोलूं कि n a कितना यूज हुआ होगा तो आप यूनिटरी मेथड से देख सकते हो कि b बनाने में a कितना यूज हुआ। a यूज्ड फॉर फॉर्मिंग b बनाने में वो यूज हुआ है y बाय m मोल्स। सिमिलरली c बनाने में a यूज हुआ है z बाय n मोल्स। कैसे आया ये? यूनिटरी मेथड से आया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड से। इसके बाद बेटा क्या है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू वाई बाई एम प्लस जेड बाई एन। सिर्फ डेरिवेशन नहीं रटा रहा हूँ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनना। ये देखो अलग रेट कांस्टेंट है, ये भी अलग रेट कांस्टेंट है, तो अलग अलग रेट से a जो है वो b और c में डिकम्पोज हो रहा है। ठीक, अब इसको क्या करो, आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर दो, तो dx by dt ये हो जाएगा 1 by m dy by dt प्लस 1 by n dz by dt, ये ऐसा हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो dx by dt क्या है। dx by dt is actually, it is actually rate of disappearance of a. Okay, this is actually rate of disappearance of a, because this is x is the amount of a used with respect to time. This is rate of disappearance of a. So this can be written as minus dA by dt, ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, now it is 1 by m into, अच्छा देखो dy by dt क्या है, y मोल्स आपके b जो है वो बन रहे हैं, मतलब मैं dy by dt को लिख सकता हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b कह सकते हैं इसको। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b जब हमको लिखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से, जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b हमको लिखना होता है तो हम रेट इक्वेशन से उसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ b। तो b का रेट कांस्टेंट कितना होगा, देखो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है,
बट फॉर बी द रेट कांस्टेंट इज व्हाट, इंडिविजुअली बात करें तो स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाइड बाय द रेट कांस्टेंट। ठीक, तो इसमें मेंस में भी सवाल आए हुए हैं पिछले साल इस टॉपिक पे। तो m मल्टीप्लाइड बाय k1, ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए आप। when you are talking about rate of reaction, rate constant for the reaction, it is k1, but when you are individually talking about b, rate constant for b, it will be stoichiometric multiplied by k1, it is mk1। mk1 into क्या होता है रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो जो b को बनाने में रिएक्टेंट यूज हुआ है वो तो a ही है, a प्लस 1 by n into again dz by dt is rate of formation of c, तो c बन रहा है तो c के रेट कांस्टेंट क्या होगी, वो होगी n into k2 into a, क्योंकि वो बन किससे रहा है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज a। ऐसा अब आप क्या करोगे, अब कुछ नहीं, ये काटो पीटो इसको, है ना, और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो विद इन लिमिट्स। मैं पूरा इंटीग्रेट वगैरह नहीं करने वाला, मैं रिजल्ट देता हूँ। इंटीग्रेट विद लिमिट्स क्या है, इतना बेसिक आता होगा आपको, विथ लिमिट्स a नॉट से a टी, ये लिमिट a नॉट इनिशियल था, a टी आपका फाइनली बचा, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो यू विल गेट दिस रिलेशन फाइनली, a t आफ्टर टाइम t जो लेफ्ट कंसंट्रेशन है इज इक्वल्स टू a नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस k1 प्लस k2 होल t, ऐसा ये मिलता है। ठीक, ये मिलता है। फिर इसी के बाद अगर आप बात करोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, अगर आपको चाहिए, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालते थे इसमें देखो, आपको ये पता है dv by dt क्या है, dv by dt क्या है अभी हमने देखा, इट इज एक्चुअली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज व्हाट, रेट कांस्टेंट ऑफ बी। क्या रेट कांस्टेंट है, k1 into m, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a, ऐसा आफ्टर टाइम t, ये होगा बिल्कुल। सिमिलरली rate of formation of c will be is equals to what, nk2 into rate of formation of this is equals to this, ऐसा ये आएगा। ठीक, ये रिलेशन आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों चीजों को, आप इधर इंटीग्रेट करेंगे, dB अगर चाहिए आपको, b का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो क्या है, dB क्या आ रहा है, mk1 into a into dt, आप इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, इसी तरह से dc इंटीग्रेट करो इज इक्वल टू nk2, अच्छा इंटीग्रेट करो a dt, ऐसा कुछ। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, b का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन c का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाइड बाय रेट कांस्टेंट अपॉन स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाइड बाय रेट कांस्टेंट। इट इज ऑब्वियसली अ कॉमन सेंस, बट फिर भी ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। रिमेंबर, this will be used, this is the relation that can be used, और ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आइडिया नहीं थी तो पहले मैंने कोशिश की उसको आइडिया देने का। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ए जो है वो देखो टूट रहा है 2b और c में, ठीक है, पैरेलली टूट रहा है, k1 k2 चलो सेम है, थोड़ा आसान हुआ। तो रिएक्शन अगर 1 मोल ऑफ A से स्टार्ट हुआ है और उसका इनिशियल प्रेशर 2 atm है, तो बताओ कि 50 मिनट के बाद जो कंटेनर होगा उस पे क्या प्रेशर होगा। तो आपको बस ये निकालना है कि 50 मिनट के बाद कितना मोल्स बचा हुआ होगा। ठीक, चलो देख लेते हैं। ये रिलेशन लगाओ तो इजी हो गया, पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन आपको आ गया। तो देखो ये बन रहा है 2b और ये बन रहा है c। मान लो ये बन रहा है आपका a नॉट है, ये a नॉट माइनस एक्स हुआ, तो ये बना, ये बनाने के लिए माइनस एक्स हुआ तो ये बना 2x, माइनस y हुआ तो ये बना y, ऐसा। ठीक, नाउ व्हाट यू विल से कि ये 2x है, ये इतना है, तो इनिशियल प्रेशर था बेटा 2 atm का और इनिशियल इसके सिर्फ 1 मोल थे।
तो इसको मैं 1 माइनस एक्स माइनस वाई ले लेता हूँ, ठीक है। इनिशियली सिर्फ 1 मोल थे, मतलब ए नॉट जो था मेरा वो 1 मोल था, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि हमको ये तो पता है ना कि B बाय C क्या होता है, अभी पीछे निकाले, दिस इनटू रेट कांस्टेंट K1, रेट कांस्टेंट K2, तो 2K1 अपॉन K2, ये आना चाहिए अपना क्या, B बाय C की वैल्यू। अच्छा B कितना है, B है 2x अपॉन C कितना है y, और ये क्या है 2K1 अपॉन K2, ओ ये गया। और K1 और K2 आप देखो वैल्यूज क्वेश्चन में वो सेम है, अगर K1 और K2 सेम है मतलब x और y भी सेम है, आ गया x इक्वल्स टू y, दैट्स इट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब कुछ नहीं बेटा, अब आराम से वो इक्वेशन लगाओ, ये वाला हमारा जो पैरेलल का ये इक्वेशन आता था, ये इसको लगाओ, ठीक। AT इज इक्वल्स टू दिस। तो वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं बस फाइनल आपको इसको कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा, इतना आपको आता है, A नॉट माइनस K1 प्लस K2 इंटू T, ऐसा। तो क्या है AT, क्या है AT आपको फाइंड करना है कि A जो है T टाइम के बाद कितना बचा, A नॉट कितना बटा 1 है, तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे AT इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2k हो जाएगा, ये 2k सेम है क्योंकि वो 6.93 into 10 raised to the power minus 3 into 50. अच्छा, when you will solve it, on solving this, you will get ultimately कि आपका जो x है वो आ रहा है a नॉट यानी कि 1/4, ये आपका आएगा x, ये आएगा x, ठीक, x will be 1/4, और यू कैन से जो AT आ रहा है AT ये आएगा 1/2 ऑन सॉल्विंग, ठीक। यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट AT as 1/2, दैट मींस x जो है वो 1/4 है, क्योंकि x और y दोनों तो सेम है ना, यहां से आ गए x और y दोनों सेम आ गए, दैट्स इट। अब क्या करना है, अब x तुम्हारा 1/4 है, तो देखो कितने मोल्स बचे, मोल्स लेफ्ट, तो A का बचा है 1 मोल था, आधा मोल बचा हुआ है, आधा मोल प्लस, अच्छा ये कितना बना 2 into 1/4 दैट इज आधा, प्लस ये कितना बना, ये भी बना आधा, सॉरी 1/4 क्योंकि x और y सेम है ना, तो टोटल आपके पास अब है 1.25 मोल्स, अब है 1.25 मोल्स, और इनिशियली कितने थे, इनिशियली कितने थे, इनिशियली था 1 मोल, तो 1 मोल पे बेटा प्रेशर अगर 2 atm का था, तो 1.25 मोल्स पे प्रेशर 2 into 1.25 atm हो जाएगा, तो आंसर विल बी 2.5, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2.5 atm. I will call this question as one of the easier questions, but chemical kinetics से बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं, आप मेरे पिछले वीडियोस देखें, आपको क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ लगेगा इसके कंपैरिजन, बट फिर भी आपको ये आना चाहिए। तो टुमारो विल कम अप विथ नेक्स्ट वीडियो, और आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम रोज अब एक अच्छा डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करते हुए आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स कराते जाएंगे। ओके।